नमस्ते, दिस इज़ अभिनव प्रकाश एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बद्री नारायण जी, जो गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इलाहाबाद में प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर हैं और सामाजिक विज्ञान में खास तौर पे दलित आंदोलन के विषय पे, अम्बेडकरवादी आंदोलन के विषय पे इनके काम जो हैं काफ़ी दशकों से हमें जो है नई इंसाइट देते रहे हैं। सो प्रोफेसर, स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिनव, धन्यवाद। आपके शो में आके अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर, ये जितना भी हम हिंदुत्व की बात करते हैं या जो दलित आंदोलन की बात करते हैं, आपका इस पे जो कार्य है ये काफ़ी पुराना है। इनफैक्ट वन ऑफ द ओरिजिनल वर्क जिसको कहा जा सकता है पिछले 2 दशक में जिसको हम देखते हैं। तो आप ये जो इंटरफेस है दलित राजनीति का और हिंदुत्व का, वो पिछले 20 सालों में किस तरीके से परिवर्तित हुआ है? क्योंकि आज इस बात की काफ़ी चर्चा चल रही है कि दलित जो है वो हिंदुत्व मूवमेंट के या तो खिलाफ है या साथ खड़ा है। इस पे काफ़ी बहस चलती रहती है। सो आपने आपने किस तरीके से इसको देखा है कि ज़मीन पे हालात किस तरह से बदले हैं 20 साल में? अभिनव, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली जब 20 साल पहले जब बीएसपी का आंदोलन उत्तर प्रदेश में मजबूत था, तो दलितों का जो ग्रास रूट मोबिलाइजेशन है, वो बीएसपी के पक्ष में था और खास करके एक बड़ी संख्या कह सकते हैं, सारी दलितों का नहीं, एक बड़ी संख्या का। और कांशीराम जी बहुत ही कॉम्पिटेंटली उसको हैंडल कर रहे थे। उस रिश्ते को, दलित और बीएसपी मूवमेंट का रिश्ता है। लेकिन जैसे-जैसे कांशीराम जी का जाना हुआ, बीएसपी मूवमेंट का कमज़ोर होना हुआ, एक तो ये पॉलिटिकल ऐसे चलता रहा, दूसरा बहुत सारे चेंजेज़ हुए सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर में देश के। 90 के बाद लिबरल इकोनॉमी का आना, लिबरल इकोनॉमी का इंट्रोड्यूस होना, उसके कारण बहुत तरह के जो 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 जनता और स्टेट के इंटरैक्शन का माध्यम बदला। बहुत कारणों से दलितों में एक तबका पैदा हुआ जो कि पढ़ा-लिखा, सोचने वाला, समझने वाला तबका था। उसका लगातार विस्तार होता गया और तो उसमें 2 बात हुई। एक बात तो ये हुई कि जो जो शहरी अर्बन अ, अम्बेडकराइट दलित का सेक्शन है, वो लार्जली अभी भी क्रिटिकल है टुवर्ड्स हिंदुत्व मूवमेंट। लेकिन वो बहुत छोटा तबका है, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जिसको कहते हैं ना, वो तबका है। लेकिन जो बड़ा तबका दलितों का है, जो गँवई दलित हैं, जो ग्रास रूट के दलित हैं, उन सबके भीतर वो चाह पहले से भी थी। देखिए, जो सारी मामला था, वो डिग्निटी का मामला था, सम्मान का मामला था। सम्मान और पार्टिसिपेशन का मामला था, पार्टिसिपेशन इन पावर, शेयर ऑफ द पावर। तो सम्मान के वो बीएसपी मूवमेंट ने उनको पावर यानी स्टेट पावर के थ्रू एक सम्मान देने की कोशिश की थी कि पावर पे कब्जा है तो पुलिस थाने में जाते हैं तो सम्मान मिलता है, पुलिस गाली नहीं देती है। समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो जो दूसरे तबके के लोग हैं, वो भी वैल्यू करते हैं कि भई दलित हैं तो सारे एमएलएज़ को बड़ी संख्या दलित है तो उनसे हमें जुड़ना होगा, तो इनके माध्यम से हमें आगे बढ़ना होगा। तो उनका कहते हैं कहते हैं जो वैल्यू इन सोसाइटी एज़ ह्यूमन एजेंसी, वो थ्रू स्टेट पावर बीएसपी मूवमेंट ने इंश्योर किया था ये। उसने ये नहीं किया कि सोशल रिलेशंस को चेंज करे। यानी सोशल रिलेशंस में कहते हैं ना, जो एक संवाद, समभाव, उसने ये सब शुरू किया, जो भाईचारा आंदोलन और ये सब, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं चल पाया। एक खास समय के बाद जैसे ही पावर में जर्क होता था तो सोशल रिलेशन में भी जर्क हो जाता था। ये सब होता रहा। हिंदुत्व मूवमेंट उसी के आसपास में उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी जब बीएसपी मूवमेंट चल रहा था और वो उसी तरह से काम कर रही थी जिस तरह से बहुजन मूवमेंट काम कर रहा था। यानी आइकॉन्स, हीरोज, यानी सुहेलदेव, आप समझिए 2000 के आसपास ही मैंने वो देखा था कि कैसे सुहेलदेव के मिथ्स को लेकर के
संघ के लोग काम कर रहे थे उस एरिया में, और कैसे वो एक रिसोर्स बन रहे थे सुहेलदेव, एक तरह से कल्चरल एज वेल एज पॉलिटिकल रिसोर्स। तो वो सब काम उस समय चल रहा था। खुद कांशीराम भी दोनों ही अपने-अपने ढंग से दलित मेमोरीज, कल्चरल आइकॉन्स को अप्रोच कर रहे थे, उनको महत्व देने की कोशिश कर रहे थे, सम्मान देने की कोशिश कर रहे थे और उसके माध्यम से उन समुदायों से जुड़ रहे थे। वो थोड़े दिन बाद तो मूल मामला सम्मान का था। सम्मान एक तरफ स्टेट पावर के थ्रू, दूसरा सम्मान जो समाज में एक हिंदू समाज में अ, हिंदू होने का सम्मान है। हिंदू और हिंदू मतलब ऐसा हिंदू जिसको कि दूसरे हिंदू भी सम्मान दें। तो एक सर्वधर्म जो एक कहते हैं ना समरस समाज जिसको कहते हैं कि भई ब्राह्मण भी आपको सम्मान दे, ठाकुर भी आपको सम्मान दे। तो वो सम्मान एक सोशल मूवमेंट के थ्रू अचीव करने की जो कोशिश संघ के ढेर सारे आयोजनों में दिखाई पड़ती थी। अ, उसने उस चाह को और बढ़ाया। यानी एक जो सम्मान की चाह के 2 रास्ते थे, एक स्टेट पावर के थ्रू, दूसरा हिंदुत्व के थ्रू। तो जब स्टेट पावर वाला रास्ता कमजोर हुआ यानी बहुजन आंदोलन से, तो हिंदुत्व के माध्यम से जो सम्मान की चाह है, वो बलवती हुई और उसके बलवती होने वो ग्रास रूट पे कहते हैं ना कि जैसे मुझे लगता है कि हर के भीतर ये चाह होती है कि उसका अपना रिचुअल हो, उसका अपना कल्चर हो, उसका अपना टेम्पल हो, उसका अपना देवता हो, उसकी अपनी पूजा हो, उसका अपना या वो एक जो मेन स्ट्रीम देवस्थलों में उसका प्रवेश हो, वहाँ पर उसको सम्मान मिले। जैसे हम लोग बुंदेलखंड के गाँव में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जिस भी बस्ती में जाते थे, वो दलितों की, मार्जिनल कम्युनिटीज़ की बस्ती होती थी। सबके अपने-अपने डिटीज़, लोकल डिटीज़, किसी का अगारा देवी, किसी के गरिया देवी, किसी का ये और सबके मन में चाह कि इसकी एक बड़ी मंदिर बन जाए हमारे। हुँ, तो जैसे शिव मंदिर होता है, वैसे इनका भी मंदिर बन जाए। अभी जो जयापुरा में जो मोदी जी के ने जिस गाँव को अडॉप्ट किया वहाँ पर एक उन्होंने सबरी का टेम्पल बनाया। तो मुसहर लोग कहते हैं कि इधर 50 कोस में कहीं भी सबरी का टेम्पल नहीं है। पहला सबरी का टेम्पल हम लोगों को मिला। तो ये जो चाह है ना, इस चाह को हिंदुत्व के मूवमेंट के माध्यम से या चाहे पॉलिटिकल हिंदुत्व के जो पॉलिटिकल स्फीयर है उसके माध्यम से बलवती होने लगा, तो उनका झुकाव उसकी तरफ बढ़ा। तो ये चेंज हुआ है सम्मान थ्रू हिंदू हिंदुत्व सोशल मूवमेंट वाली जो धारा है वो इधर मजबूत हुई है। अच्छा चूँकि अब पावर भी हिंदुत्व पॉलिटिक्स के पास है, तो जो ढेर सारी योजनाएँ हैं, डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो भी टारगेट हो रहे हैं, उसका भी फ़ायदा पहुँच रहा है। तो डेवलपमेंट एज़ वेल एज़ सेंस ऑफ डिज़ायर ऑफ आइडेंटिटी, डिज़ायर ऑफ डेवलपमेंट, डिज़ायर ऑफ आइडेंटिटी दोनों साथ-साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक चेंज हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे 14 में भी दिखाई पड़ा उसके बाद भी, कि एक बड़ा तबका तो मैं नहीं कहूँगा बट एक एक बढ़िया एक सिग्निफिकेंट सेक्शन हाँ, एक इन्फ्लुएंशियल नंबर, impressive number of the Dalit and marginal communities हुँ, हुँ, हुँ। moved towards बीजेपी जी। recently and बीएसपी मूवमेंट में जो कहते हैं ना एक तरह से जड़ता आ गई है, हुँ, वो जड़ता उनको इनोवेटिव नहीं बनने दे रही है, उनके अपने एफर्ट्स भी खत्म हो गए हैं। तो एक तरह से कहते हैं ना क्षरण की तरफ जा रहा मूवमेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब ऐसे में कहीं न कोई तो भई दलितों में जो डिज़ायर है सम्मान की या शेयर की और पावर की, वो तो कोई न कोई पूरा करेगा, कहीं न कहीं से जाएगा। तो वो ये स्पेस यही दिख रहा है। सो अ, यू मेड एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक है हिंदुत्व का पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन जो बीजेपी में दिखता है। बीजेपी क्या कर रही है? दूसरा है एक जो आरएसएस कल्चरल रियल्म में क्या काम कर रहा है। लेकिन जब हम एकेडमिक डिस्कोर्स को देखते हैं क्योंकि प्रोफेसर आप भी जेएनयू में कुछ साल आपने पढ़ाया है, आपने आपने देखा होगा किस तरीके से रियलिटी को नेगेट करने की कोशिश रहती है एकेडमिक डिस्कोर्स में। सो एकेडमिक डिस्कोर्स में हम जिस तरीके से बात करते हैं कि दलित है तो वो हिंदू धर्म के खिलाफ होगा, वो हिंदुत्व के खिलाफ होगा, हिंदुत्व एंटी दलित है। लेकिन क्या ज़मीन पे वो दिखता है? क्या ये जो हम रेडिकल दलित रेटोरिक पढ़ते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इंडियन एक्सप्रेस में, न्यूज़पेपर्स में या जो नियो बुद्धिस्ट जो फैनेटिसिज्म हम देखते हैं, क्या वो ज़मीन पे भी दिखता है कि ज़मीन पे जो मेजॉरिटी हिंदू जनता है उसका धर्म का
झुकाव, या वो हिंदू ही है ज़मीन पे? एकदम आपने ठीक कहा, ये जो 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 एकेडमिक रेटरिक है, जो दलित, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे लेफ्ट मूवमेंट अपने रेटरिक के कारण खत्म हुआ, वैसे ही दलित मूवमेंट का ये जो खड़ा है, वो भी अपने, कहते हैं ना, आइवरी टावर में रहता है और एक खास तरह की भाषा में बोलता है, वैसे ही सोचता है, वैसे ही चाहता है रियलिटी वैसी हो जाए, लेकिन वो ऐसी रियलिटी है नहीं। रियलिटी एकदम इससे फ़र्क है। और ये लोग बहुत माइनॉरिटी में, काशीराम जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि हमने महाराष्ट्र में में अम्बेडकर मूवमेंट के फेल्योर से ये सीखा कि अम्बेडकर मूवमेंट कैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। यानी तो ये जो यहाँ अभी भी ये लोग उसी ट्रैप में हैं और ये समझ में नहीं रहे हैं कि कैसे इंडियन सोसाइटी के सोशल फैब्रिक में काम करना चाहिए। तो वो तो उस भाषा को ही नहीं समझते। ये जो 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 पूरा जो इधर दलित एकेडमिक डिस्कोर्स है, या जो हमारा लेफ्ट डिस्कोर्स है, इन दोनों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडियन सोशल फैब्रिक को ही नहीं समझते। और जब ये नहीं स अच्छा, इसमें अब देखिए, अच्छा या बुरा की बात नहीं है, पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है। अगर इसमें बीजेपी is able to understand through the glances provided by आरएसएस और व्हाटएवर जो भी, तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा ना। भई वो तो समय लगा, क्योंकि आपने देखा सुहेलदेव कहाँ से शुरू हुए थे, कैसे 50 के आस-पास से आंदोलन शुरू हुआ। 50 में आज़ादी के तुरंत बाद संघ के लोगों ने इस मूवमेंट को, आरएस जो रामराज परिषद वगैरह ने पहले शुरू किया था, फिर संघ के लोग इसमें आके जुड़े, फिर आगे वो बढ़ता गया। कांग्रेस के लोग भी पहले, उस समय कांग्रेस भी शामिल थी इस मूवमेंट में, सुहेलदेव के स्टैच्यू निर्माण का जो मूवमेंट था आज़ादी के तुरंत बाद, कांग्रेस का जो लोकल खड़ा था वहाँ का। तो वहाँ से शुरू हुआ और आज वो यहाँ तक पहुँच गया है। तो जो जो वो एकदम फ़र्क है दोनों। और ये बहुत दुर्भाग्य है। अच्छा, ये होता क्या है कि आप अगर सही बात कहिए तो लोग कहेंगे साहब आप तो सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिंदुत्व मूवमेंट। अच्छा, नहीं सही बात कहिए तो फिर अपने एक भ्रम में पड़े रहिए, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, हुँ, हुँ, बिकॉज़ यू आर सीइंग द रियलिटी इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन एंड यू एज अ स्कॉलर जस्ट टू बी पब्लिश्ड इन देयर फोरम, हुँ, या व्हाटएवर जो भी है, उसके कारण आप उनकी भाषा बोलते रहिए। हुँ, तो हमने तो हमेशा, अभिनव, आपने देखा होगा, अपनी एक गिवन जो हमारी अपनी जो जो लिंग्विस्टिक या जो हमारी एकेडमिक जो मेकअप है, रही है। मैं कहता हूँ कि भई मैं तो बाहर से देख रहा हूँ इस मूवमेंट को, जी। मैं कभी अंदर का नहीं हूँ और बाहर से देख के मैं इसको समझ रहा हूँ। समझने की अपनी सीमा होती है। मैं संगठन के थ्रू नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ग्रासरूट पे जो हो रहा है उसके थ्रू मैं फ़ील कर रहा हूँ। हुँ, तो आप समझिए 2003-4 में मैंने ये कैसे ये ग्रासरूट पर दलित कम्युनिटी के बीच काम कर रहे हैं, इसको देखने और समझने की कोशिश की थी। तब जी, ये लोग, जब मैंने बात की थी तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक बार मुझसे रास्ते में ट्रेन में प्रकाश करत जा रहे थे और हम भी जा रहे थे दिल्ली, इलाहाबाद वो आए हुए थे। और मैं उनको समझा रहा था कि मैंने, ये लोग ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि बहुजन मूवमेंट कैसे काम कर रहा है। हिंदुत्व मूवमेंट को तो छोड़ ही दीजिए। बहुजन मूवमेंट की सफलता क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये नहीं समझ पा रहे थे। हुँ, और मैं जब समझा रहा था कास्ट आइडेंटिटी, कास्ट आइकॉन, हीरो, ये सब भाषा वो एकदम समझ ही नहीं पा रहे थे। उनकी एकदम गजब तरह का लैग है और वही लैग हमारे जो दलित अम्बेडकराई चीज़, पूरा जो स्फीयर है, हुँ, हुँ, हुँ। उसके भीतर है। जी, ये सर आपने ये बात सही बोली, डिस्कोर्स में जो हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे जेएनयू का डिस्कोर्स हो गया, या हम जो हुँ, आजकल एक न्यू अम्बेडकराइट डिस्कोर्स देख रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हुँ। रैडिकल बातें करता है, लेकिन ज़मीन हाँ, पे कोई इससे रिलेट नहीं करता है। नहीं लेकिन रिलेट करता। यहाँ पे जो संघ की बात आती है, आजकल इस संघ पे ये हमेशा आरोप लगता है कि संघ एंटी दलित है, या हिंदुत्व का पूरा जो डिस्कोर्स है वो एंटी दलित है। और हुँ, हमेशा प्रूव दिया जाता है कि संघ में प्रचारक के पद पे या उनके जो पोस्ट होल्डर हैं उसमें दलित नहीं होते हैं। क्या ये हालात बदले हैं ज़मीन पे पिछले कुछ 15 10-15 सालों में? क्या जो इम्पोर्टेंट पोस्ट संघ की, खासतौर पे यूपी में, क्योंकि आपका यूपी में मुख्य तौर पे काम है, जैसे कि आपका जो काम था मेकिंग ऑफ दलित पब्लिक से लेके हुँ, आपका फैसिनेटिंग हुँ, हिंदुत्व, कांशीराम हुँ, की बायोग्राफी, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स इन द फील्ड इन माय थैंक यू। अंडरस्टैंडिंग। सो हुँ। आप देखा कि संघ के संगठन में और भाजपा के भी संगठन में क्या दलितों को पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है?
मतलब मिडिल लेवल पे, टॉप लेवल देखिए पे? देखिए, ये संघ में तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, संघ में ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि जाति क्या है प्रचारक की। लेकिन ऐसे बातों-बातों से पता चलता है कि भई काशी प्रांत का इस समय जो फलाने का जो देख रहे हैं वो इस समुदाय से आए हैं या उस समुदाय से हैं। तो उससे पता चलता है, अगर आप देखें तो पता चलता है कि काफ़ी लोग शामिल लोग एक तरह से जो प्रचारकों का रैंक है उसमें एक मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है कहने का कि बड़ी संख्या, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि नाउ यू कैन फाइंड them very visible in the activities of the Sangh at various levels. तो ये तो एक चेंज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। बीजेपी में तो देखिए बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तो बिना दलित को लिए उसको तो वो चल ही नहीं सकती है। तो उसके तो अपने कंपल्शंस हैं, तो दलित तो वहाँ पर शेयर पावर में शेयर उनको देना ही होगा, नहीं देंगे तो आप खत्म हो जाएँगे। जी। तो बीजेपी की तो मजबूरी जो डेमोक्रेटिक कंपल्सन तो है ही है कि उनको रखना है। लेकिन संघ के माध्यम से जो बीजेपी के कल्चर में चेंज आता है, संघ हुँ, इन्फ्लुएंस करती है बीजेपी के कल्चर जो जो चेंज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर उसमें भी मुझे लगता है जो संघ में जो चेंज आ रहा है वो बीजेपी को प्रभावित करती ही होगी। हुँ, और जैसे बहुत सारे जो ऐसे पद हैं जो जहाँ संघ के लोग तय करते होंगे कि भई इसमें तो वहाँ पर वो जो समरसता ये जो इक्वल शेयर का की बातें ध्यान रखते ही होंगे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एक बड़ी रिगरस प्लानिंग की ज़रूरत है टू जो 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 देखिए पॉलिटिकल कल्चर को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते। क्योंकि पॉलिटिक्स अब मान लीजिए कोई नेता है कहीं से विनेबल है तो विनेबल को आप दे देंगे टिकट, कहीं कुछ है तो उसको आप दे देंगे। तो वो तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो कंपल्सन है वो बीजेपी को भी झेलना है। हुँ, तो हुँ। संघ चाह के भी या संघ के जो जो प्रचारक बीजेपी में काम कर रहे हैं उस कल्चर को कितना बदल पाएँगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये है कि बीजेपी रोज़ लगातार अपने को नई-नई कम्युनिटीज़ को अपने में शामिल करने की कोशिश कर रही है। वो अपनी पॉलिटिक्स को लगातार रीइन्वेंट कर रही है और ये बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है हुँ, कि एक होता है ना पावर में आने के बाद 7-8 साल में फिर आपका क्षरण शुरू हो जाता है, हुँ, डिके शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। अ, और डीके के बातें होंगी मुझे नहीं पता कि लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो लगातार कॉन्स्टेंटली नए कम्युनिटीज़ को ऐड करना, नई तरह से पूरा देखिए आप आइकॉन की जो दुनिया आप देखें तो कितने तरह के आइकॉन को एप्रोप्रिएट कर लिया और लगभग मतलब आप समझिए नेशनल मूवमेंट से लेके मेडुअल पीरियड के मूवमेंट मूवमेंट को लेके चौरी चौरा से लेके और तमाम जगह एफर्ट कर रहे हैं जहां से भी जो कहते हैं ना मार्जिनलाइज्ड नैरेटिव इन द सगा ऑफ सेकुलर नैरेटिव जो भी सेकुलर नैरेटिव में जो मार्जिनलाइज्ड नैरेटिव रहा है उसको खोज करके सेकुलर गांधी जो जो कहते हैं ना फ्रीडम मूवमेंट का नेहरूवियन गांधीयन जो डिस्कोर्स रहा है चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो चाहे वो सरदार पटेल हो चाहे हुँ। वो मदन मोहन मालवीय हो चाहे वो सुहलदेव हो चाहे वो दालदेव पासी हो इन सबको एक तो ये जो हमारे एक ये बहुत बड़े चौरी हिस्टोरियन चौरा का भी जो था इंसिडेंट, उसमें चौरी चौरा काफ़ी हाँ चौरी काफ़ी ज़्यादा चौरा को दलितों को लेकर फांसी हुई थी, उसको भी ये प्रमोट इन्होंने किया है। हाँ, किया। अब भगवान अहिर जो लीडर थे उसके हाँ, और उसमें दलितों की बड़ी संख्या थी जो उसमें विक्टिम हुए थे, तो उसको भी प्रमोट करना शुरू किया है। तो हमारे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन आप शायद जानते होंगे रंजीत गुहा, प्रोफेसर रंजीत गुहा, ही वाज़ अ सबाल्टर्न हिस्टोरियन, ही वाज़ हार्डकोर लेफ्टिस्ट। तो ही यूज्ड टू से अबाउट अमेरिका कि अमेरिका के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है, वो सबको पचा सकती है। तो आपके पास अगर पचा सकने की शक्ति नहीं है, तो आप बड़ी पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। हुँ, तो बीजेपी ने मुझे लगता है कि ये जो पचा सकने की शक्ति को लगातार कल्चरल पॉलिटिक्स के स्फीयर में तो बहुत बढ़ाया है। और यही मुझे लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी बढ़ाया है, बहुत सारे नेताओं को जोड़ लेना, बहुत सारे समुदायों को जोड़ लेना, नए-नए समुदायों तक पहुँचना, नई-नई स्ट्रैटेजीज़ इवॉल्व करना। तो अब चौरी-चौरा को उभारना चाहिए, ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, नैरेटिव स्ट्रैटेजी है, हुँ, हुँ। जिसमें आप गांधीयन मूवमेंट को क्रिटिक भी करते हैं एक तरह से और हाँ। गांधीयन मूवमेंट के साथ आप इंटरफेस भी करते हैं और एक आप अपनी जगह भी बनाते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और साथ-साथ दलित मार्जिनलाइज को आप स्पेस भी देते हैं।
ये जो सबाल्टर्न का जो पूरा लाइन था कि भाई जी। ये जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की जो हिस्ट्री है, ये एलीट की कहानी के जो महागाथा के रूप में लिखी गई है। इसमें जो जो दलित और मार्जिनलाइज्ड का प्रवेश होना है, हुँ, तो चौरी चौरा यू कैन ओपन अ गेट फॉर द एंट्री ऑफ दिस काइंड ऑफ नैरेटिव हुँ, इन हुँ। द इन द इन द इन द एपिकल नैरेटिव ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। जी, जी, तो जी। मुझे लगता है ये एक लेकिन इस पे हमेशा बोला जाता है कि ये पर्सपेक्टिव हो सकता है यूपी में सही हो या नॉर्दर्न बेल्ट में थोड़ा बहुत सही हो, कि दलितों का झुकाव हिंदुत्व की तरफ हुआ है, एक शिफ्ट हुआ है। लेकिन पैन इंडिया में ऐसा है क्या? इसके बारे में कहा जाता है कि आंध्रा का अलग ट्रेजेक्टरी है या तमिलनाडु में अलग हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि केरला में भी आपके बहुत सारे जो दलित कम्युनिटीज़ है, दलित कास्ट है, वो संघ को और बीजेपी को जॉइन कर रही है। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे मर्डर्स जो होते हैं, उसमें बहुत सारे नाम होते हैं, इन कम्युनिटीज़ के लोगों के होते हैं। सो क्या ये पैन इंडिया लेवल पे भी सही है? और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि संस्कृताइज़ेशन, जिसको बोलते हैं जिसको सोशियोलॉजी में जो टर्म दिया गया था कि जो संस्कृताइज़ेशन ऑफ दलित्स है, क्या वो अभी भी ज़मीन पे हो रहा है कि वो उसमें कुछ चेंज आया है? नहीं देखिए जो पैन इंडिया वाला सवाल है ना पैन इंडिया को समझने के लिए हर एरिया का माइक्रोस्कोपिक एकदम माइक्रो स्टडी होना चाहिए। तो केरल पे हमारा नहीं है इसलिए मैं दावे से नहीं कह सकता। लेकिन इधर हम बंगाल में देख रहे हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल बंगाल में मातुआज जो मातुआ वहाँ की दलित कम्युनिटी है। पूरा जो 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 आप समझिए जो पश्चिम बंगाल की राजनीति का डिस्कोर्स है, वो भद्रलोक का डिस्कोर्स रहा है। और वो लेफ्टिस्ट भद्रलोक डिस्कोर्स रहा है। उसी को जो ममता बनर्जी ने उसी भद्रलोक डिस्कोर्स को ही अपने राजनीति का आधार बनाया। बहुत फंडामेंटल चेंज नहीं है दोनों के पॉलिटिक्स में। और लेकिन अब उसमें जो राजवंशीज हैं, मातुआएँ हैं, लगभग 22 19-20 कम्युनिटी दलितों की रही है, जिस पर ना वहाँ डिस्कोर्स ही नहीं था। यानी अगर आप दलित डिस्कोर्स बंगाल में गायब था। तो मैंने एक 20 साल पहले एक वहाँ के बहुत बड़े स्कॉलर से पूछा था, इज़ इमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट की मैं कास्ट पे काम करता हूँ, तो यहाँ कास्ट तो उन्होंने कहा यार देयर इज़ नो कास्ट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कोई कास्ट है ही नहीं। जबकि कास्ट वहाँ पे थी और लगातार वो अ, फैल रही थी। तो अब जो मातुआज़ हैं उनको उन तक बीजेपी पहुँची है। बीजेपी राजवंशीज मातुआज़ वगैरह को अपनी तरह से मोबिलाइज़ कर रही है। तो वो इसलिए क्योंकि 2 कारण हैं। तो सीएए में उनको नागरिकता मिलने का उनको एक संभावना है कि उनको नागरिकता मिलेगी इससे और दूसरा क्या है कि अ, मतलब जय श्री राम में भी डिबेटेबल देयर मैं नहीं कहता मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो कितना सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन उनके भीतर एक धार्मिक सम्मान की चाह है और वो धार्मिक सम्मान की चाह बीजेपी के आयोजनों में, बीजेपी के उससे उनको मिलती है। तो अब देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन कोई कहे कि भई वो जो वहाँ दलित हैं उनको बीजेपी अपनी तरफ मोबिलाइज़ कर रही है, लेकिन कर तो रही है। यानी एक जो लेटेंट डिस्कोर्स था, वो उसको सामने तो ला रही है। उसको अभी तक तो आपने सामने लाने ही नहीं दिया था। तो वो एक वेस्ट बंगाल में शिफ्ट आप देखेंगे, वेस्ट जैसे बंगाल मारी की झापी तरफ का जो था मैसेकर था। हाँ, वहाँ पर एक दलित डिस्कोर्स खड़ा हो रहा है, जो अम्बेडकराइट दलित डिस्कोर्स कतई नहीं है, जो एक तरह से हिंदुत्व दलित डिस्कोर्स है अगर आप कहें तो हिंदुत्व कोट अनकोट हिंदुत्व दलित दलित डिस्कोर्स है। वहाँ पर ओबीसी और जो दलित कम्युनिटीज का एक तरह से अगर आप कहें तो हिंदुत्वीकरण का अगर आप कहें राजनीति में हिंदुत्वीकरण का की तरफ फॉर्म में मोबिलाइजेशन हो रहा है। जो एकदम कहते हैं ना जो बहुजन वेज ऑफ मोबिलाइजिंग दलित था उससे अलग तरह का वेज ऑफ मोबिलाइजिंग दलित है जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। लेकिन दैट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ दलित मोबिलाइजेशन या व्हिच इज हैपनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स देयर। जी, जी। तो ये जो अलग-अलग फॉर्म में अलग-अलग राज्यों में ज़रूर हो रहा है। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में हो सकता है राम का इमेज मेमोरी काम नहीं करे, सिंबल काम नहीं करे, लेकिन वहाँ दूसरे सिंबल्स होंगे जो वहाँ के दलित समुदायों के बीच में जैसे आज बड़ा इंटरेस्टिंग भाषण था नरेंद्र मोदी जी का जो जब यहाँ वो बोल रहे थे सुहल देव के उस पे, तो उन्होंने एक मरी माई की कृपा से उन्होंने नाम दिया, मरी हाँ, माई की कृपा से ये पूरा। तो अब आप देखिए ना ये जो लोकल को एक्सप्लोर करना और उसको फिर तो ये
अब कौन कर रहा है? सवालदेव आप उनसे पूछ लीजिए, अखिलेश यादव से, उनको पता भी नहीं होगा मनी माई क्या होती है। आप मायावती जी से भी पूछ लीजिए तो शायद ही वो जानती हों। हुँ, वो कांग्रेस को इससे मतलब ही नहीं है। तो अब ऐसे में जो पहुँच रहा है वो पहुँच रहा है, जो जाएगा वो पाएगा। जी, अच्छा, हम लोग तो बस सिर्फ़ गुणगान करने वाले हैं ना। देखिए हम लोग क्या हैं, स्कॉलर जो होता है, जो पॉलिटिशियन कर रहा है उसको हम स्टडी करते हैं। तो अगर वो नया कर रहा है तो हम स्टडी करेंगे, कहेंगे कि नया कर रहा है। हुँ, हुँ, हम ये तो नहीं कह सकते कि भई नहीं तुम खराब कर रहे हो मनी भाई का नाम लेके। हुँ, 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 तो ये हमारे जो जो अम्बेडकराइट्स यानी इस तरह का जो जड़ अम्बेडकराइट डिस्कोर्स है, वो इस चीज़ को नहीं समझता। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू ग्रैस्प द इमोशनल पॉइंट ऑफ फीलिंग्स ऑफ व्यू। दलित कम्युनिटीज़, जो कि ग्रास रूट पे है। यानी अभी भी ये लड़ाई एक तरह से सम्मान की लड़ाई जो अम्बेडकर ने शुरू की थी वही है। हुँ, मंदिर वहाँ पर मंदिर खोलने से ज़्यादा बढ़ गया है, अब है हमारा अपना मंदिर होना चाहिए। हुँ, हम आपके मंदिर में भी जाएँगे लेकिन हमारा अपना मंदिर भी होना चाहिए। हुँ, पहले था कि हम आपके मंदिर में जाएँगे, यानी आपके मतलब शिव के मंदिर में हम भी जाएँगे, हनुमान के मंदिर में हम भी जाएँगे। अब है कि हमारा भी मरी माई का भी मंदिर होना चाहिए, अगारा देवी का भी मंदिर होना चाहिए, इनका भी मंदिर होना चाहिए, उनका भी मंदिर होना चाहिए। हुँ, 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 तो अब एक सेंस वो आगे ग्रो किया है वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जी, जी। तो ये समझना पड़ेगा। ये तो मुझे लगता है अम्बेडकर के भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट को ठीक से नहीं समझ पाएँगे। शायद उसकी भी आलोचना करेंगे अम्बेडकर ने क्यों किया था। ये जो बात आपकी से आपने सही बात बोली जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, वो कहीं न कहीं जो दलित समाज है, उसी के परंपरा को, उसी के कल्चर को वैंडलाइज़ करने की बात करता है कि आप जो फ़ॉलो करते हो, वो सब का सब जो है, हिंदू कल्चर है, उसको वाइप कर देना चाहिए, एक नया कल्चर लाना चाहिए। और उसके हुँ, कारण क्या कहते हैं, ज़मीन पे एक या एटलीस्ट जो आप डिस्कोर्स देखते हैं, वहाँ पे कल्चरल क्लैश दिखता है। एक तरफ हुँ, जो दलित मासेस हैं, वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को, अपने लोकल कल्चर को, अपने लोकल देवी-देवताओं को बचा के रखना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये जो न्यू अम्बेडकराइट जो आपने बोला, जड़ अम्बेडकराइट डिस्कोर्स है, वो उसको पूरा तरह से समाप्त करना चाहता है। कहता है ये सब सुपरस्टिशन है, ये सब का सब जो है साजिश है, ये सब का सब गुलाम बनाने की चीज़ें हैं। लेकिन ज़मीन पे क्या हो रहा है? किस तरफ शिफ्ट हो रहा है जनता? कल्चरल ट्रेंड में दलित जनता विद आउटसाइड हिंदुत्व फ्रेमवर्क रिलीजियस पैराडाइम में क्या हिंदुआइजेशन हो रहा है, संस्कृताइजेशन हो रहा है कि वो थोड़ा इस तरफ जा रहा है रेडिकलाइजेशन की तरफ? नहीं, नहीं संस्कृताइज़ेशन के अगर आप उस फ्रेम में देखना चाहें, तो मैं तो उस फ्रेम में नहीं देखना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि एक वैकल्पिक धार्मिक स्पेस की ज़रूरत उनको है, क्योंकि क्योंकि जो जो मेनस्ट्रीम धार्मिक जो स्पेस है, उसमें भी वो जगह चाहते हैं और साथ-साथ एक अपना वैकल्पिक जगह भी चाहते हैं। क्योंकि उनके लिए मंदिर, उनके लिए धर्म सिर्फ़ रिचुअल पोंगापंथी या उसकी चीज़ नहीं है। उनके लिए जो धर्म है, अगर अगर मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में आप देखें, तो वो आर्त हृदय की पुकार है। जो मार्क्स कहते थे ना कि धर्म जो है एक तो ओपीएम है, यानी धर्म का जो एक मीनिंग है ओपीएम, इसको इन लोगों ने पकड़ लिया। या धर्म का जो कहते हैं ना हिंदू धर्म जो है वो इनको गुलाम बनाने का है, ये जो हमारा जो न्यू बुद्धिस्ट डिस्कोर्स है उसने इसको पकड़ लिया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ये वही वो स्पेस है जहाँ वो दे क्राई फॉर देयर विशेस। यानी हर गाँव में अगर ये चाह है कि हमारे जो डीटी है, हर का एक डीटी है। वो डीटी हिंदुइज़्म ने यानी सनातन हिंदुइज़्म ने उनको नहीं दिया है। वो अपने साथ ट्राइबल रहे हैं तो गाँव ट्राइब्स अपने जंगलों से लेकर के आए हैं। अपने कुल देवता हैं, कुल देवियाँ हैं, वो ग्रेट ट्रेडिशन के गॉड नहीं हैं। वो उनके अपने गॉड डिटीज़ हैं। लेकिन अब वो जैसे-जैसे एम्पावर हो रहे हैं, वैसे-वैसे उनके लिए एक बढ़िया मंदिर चाह रहे हैं। पहले वो पीपल के पेड़ के नीचे घंटी बाँध करके और लाल धागा लगा करके वो उसकी पूजा कर लेते थे। अब उनको लगता है कि भई वो खाने उनके बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं, खाना वो भी कर रहे हैं, तो उनको भी अब मंदिर चाहिए। वो राम के मंदिर तो हो ही, हमारा अपना मंदिर भी चाहिए। तो ये जो है इसको आप संस्कृताइज़ेशन कहेंगे तो ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये एक तरह से अ, और ये धर्म अगर गुलाम बनाने वाला है तो मुझे लगता है यही ये धर्म एम्पावर करने वाला भी है। हुँ, यही धर्म उनमें कॉन्फिडेंस देता है, यही धर्म उनमें डिग्निटी देता है, यही धर्म उनमें यही जो रिलीजियस आइकॉन्स हैं उनको जैसे वो मंदिर के पास बैठ के अपना दुख-सुख शेयर करते हैं, बतियाते हैं। गाँव में एक पब्लिक स्पेस का सेंस उनको मिलता है जब उनका अपना मंदिर होता है तो।
उनके पास कम्युनिटी हॉल तो है नहीं, यही जगह होती है जहाँ बैठ के बतियाते हैं। तो उनके लिए मंदिर और हमारे लिए मंदिर, हमारे लिए मतलब जो हमारी ऊँची जाति के या जो हमारे संभ्रांत लोग हैं, उनके लिए मंदिर के अर्थ अलग-अलग हैं। अब उनके लिए क्या हो गया, मंदिर में पूजा करके चले आए। ये तो मंदिर के किनारे बैठते भी हैं, वहाँ अपने बच्चों की शादियों का भी तय करते हैं, ये करते हैं, वो तो बहुत अलग मीनिंग है मन और वो यहाँ पर वही कहते हैं ना वो अपना उनके लिए जो उनका देव है वो उनके कहते हैं ना उनको भी एक जगह चाहिए ना रोने के लिए। जी, जी, जी। यानी अगर यहाँ आप चले जाइए जो रविदास टेम्पल है बनारस में, हाँ। वहाँ हर साल एक जो मेला भी लग चल रहा है वो, जिसमें लाखों दलित आते हैं, उसमें स्पेशली जो चमार जाति के लोग होते हैं और पंजाब से बड़ी संख्या में आते हैं। आप समझिए औरतें लाइन में लगी रहती हैं, रोती रहती हैं और उन पे सोना फेंकती रहती हैं। सोना फेंकती रहती हैं उन पे, रविदास पे और रोती रहती हैं। यानी दे आर नॉट पुअर, दे आर रिच इन दैट वे मतलब सोना चढ़ाती रहती है और रोती रहती है। तो रोने की जगह भी तो है उनके लिए। अब आप उनको ऐसे नहीं समझेंगे, तो गलत जगह पे जी, जी, पहुँचेंगे। जी। नहीं, ये बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट बोली, क्योंकि ये जो जिसको बोलते हैं हेटेरोडॉक्स जो परंपरा है हिंदू धर्म की, जैसे आपने हुँ, बोला कबीर की परंपरा हो गई, रविदास की परंपरा हो गई, या जो है आपकी नाथ संप्रदाय हो गया जो आजकल यूपी में काफ़ी चर्चा में भी है। हुँ। तो इन सब का भी इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है क्या दलित समाज में, कि एक नए तरीके का एक जो कॉन्शियसनेस जो हम देखते हैं कि अम्बेडकराइट कॉन्शियसनेस उसको रिप्लेस कर पा रही है थोड़ा बहुत? नहीं, 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 नहीं। वो अम्बेडकराइट कॉन्सिस्टेंस तो ग्रास रूट पे एकदम नहीं है, आप समझ लीजिए। अ अम्बेडकर हैं बट अम्बेडकराइट कॉन्सियसनेस नहीं। अम्बेडकर का अगर स्टैच्यू है तो उसकी भी पूजा करते हैं, उसको भी माला चढ़ाएँगे, वहाँ पे भी भजन करेंगे, वहाँ पे भी कीर्तन करेंगे। वहाँ पे कीर्तन हो सकता है कभी कई बार आप अम्बेडकर के चौराहे पर गाए जाने वाले भजनों को देखिए, तो कई हुँ, भजनों में अम्बेडकर का गुणगान होगा, तो कई भजनों में हनुमान जी का भी गुणगान हो रहा होगा। तो कई-कई भजनों में गणेश जी का भी गुणगान गुणगान हो रहा होगा। तो बहुत ही ये कहते हैं ना जो जो डायग्लेसिया जिसको कहते हैं ना, जो मार्क्सिस्ट कहते हैं डायग्लोसिया, यानी जो दलित कल्चर इज़ अ कल्चर ऑफ डायग्लोसिया और एनी पॉपुलर कल्चर इज़ द कल्चर ऑफ पॉपुलर कल्चर इज़ द कल्चर ऑफ डायग्लोसिया और हेटेरोग्लोसिया एक तरह से आप कहें तो। तो बहुत आवाज़ और बहुल रूप उसमें दिखाई पड़ते हैं। जी। लेकिन उसमें जिस तरह से ये लोग जो जो हमारे शहरी अर्बन ओपिनियन मेकर अम्बेडकराइट्स क्या है ये माइक्रो कहते हैं ना माइक्रो उनके पास एक ही रास्ता है, एक ही एनालिसिस है, एक ही इंटरप्रिटेशन है और वही चाहते हैं कि वो इस हुँ, हुँ, हेटेरोग्लेसिया पर थोप दें, हुँ, जो पीपल हेटेरोग्लेसिया है, जो कि हो नहीं सकता। हुँ, तो हुँ। एकदम डिस्कनेक्ट है आप समझिए। इवन कांसीराम पर बहुत दबाव था कि आपको पता होगा कि वो अ, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर जाएँ। जी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। मायावती पर बहुत दबाव था कि कर ले, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि उनको पता था कि उत्तर प्रदेश के लगभग 80% दलित आबादी आइदर रविदासीज़ और कबीरपंथी, आइदर दे आर रविदासी और दे आर कबीरपंथी जी। और शिवनारायणी। अ, ये 3-4 पंथों में बँटे हुए हैं। तो वो उन्होंने नहीं किया क्योंकि अगर वो करते तो वो लूज़ करते। जी। वो उनको पता था कि वो लूज़ करेंगे। हुँ, हुँ। वो तो राम राम मेले में भी जाते थे छत्तीसगढ़ के, वहाँ भी भाषण देते थे वो। जी, तो जी, वो जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। जी, जी, जी। तो यहाँ पे एक आखिरी सवाल एक जो आता है, क्योंकि चर्चा तो ये विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय की भी एक लिमिट होती है। तो जी, अ, ये हमेशा आरोप लगता है हिंदुत्व पे कि वो दलितों को मोबिलाइज़ कर रहा है 2 तरीके से, खासतौर पे बीजेपी पे लगता है, कि आप एंटी मुस्लिम नाम पे मोबिलाइज़ कर रहे हैं, कि बस आप दलितों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप जो दलित जातियों के बीच में जो विरोधाभास है, उसको आप एक्सप्लॉइट करके सिर्फ मोबिलाइज कर रहे हैं। सो आप उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव सोशल प्रोग्राम नहीं दे रहे, आप उनको सोशल मोबिलिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उनको उनके बस इमीडिएट जो कंसर्न्स है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये बहुत ही गहरा सवाल किया आपने और ये मुझे लगता है सबको सोचने की ज़रूरत है इस पर। इवन दोज़ हू आर द एक्टर ऑफ पॉलिटिक्स जो जो कर रहे हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने ये देखा है कि एक जो आपका है कि एंटी मुस्लिम जो 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 स्ट्रैंड है दलित साइकी का कि उसका इस्तेमाल करके ये जो आर्गुमेंट है, ये हम लोग भी पहले ये मानते थे। जब शुरू में हम लोगों ने ये स्टडीज़ शुरू किए थे, तो हम लोग को भी लगता था कि और दलित सफ़र भी करते थे। कॉमन राइट्स होता था, सबसे ज़्यादा वही मारे जाते थे, अभी भी मारे जाते हैं। तो उनमें एक इनमिटी हुआ करती थी।
क्योंकि भाई उनको याद है कि 20 साल पहले कॉमनर राइट हुआ था, तो उनके भाई को फलाने खान ने मारा था, तो वो उस चेतना से भरे होते थे। हो सकता है वो उनको मोबिलाइज होने के लिए किसी भी हिंदुत्व पॉलिटिक्स के पक्ष में एक कारण हो सकता है। मैं नहीं कहता कि वो नहीं हो सकता है। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ अभिनव, और आप हमसे बेहतर जानते होंगे बिकॉज़ आप दिल्ली में हैं और आप यू नो द जहाँ से पावर ऑपरेट करती है, कि अब जो है जो मेनस्ट्रीम हिंदुत्व है वो मुझे 2 समझ में आती है। एक तो मेनस्ट्रीम हिंदुत्व है और एक फ्रिंज हिंदुत्व है। तो जो फ्रिंज हिंदुत्व है वो तो ये सारी बातें करती है, एंटी मुस्लिम, लोग लिंच कर दो, मार दो, जला दो। लेकिन जो मेनस्ट्रीम हिंदुत्व है वो बहुत ही उस एलिमेंट को जो वर्सेस खड़ा करती है, उसको या तो डाइल्यूट कर देना चाहती है या उसको निगेट कर देना चाहती है। जैसे जैसे आप देखिए सुहल देव की जो पूरी स्टोरी है। अब सुहल देव को के उसको कल आप टूरिस्ट प्लेस के रूप में बना रहे हैं। जब टूरिस्ट प्लेस के रूप में बना रहे हैं और आप कह रहे हैं ये तीर्थ होगा, तो तीर्थ तो सभी के लिए है, टूरिस्ट प्लेस भी सभी के लिए है। तो अब उसमें तो हो सकता है मुस्लिम भी आए वहाँ पे, आकर के वो भी वहाँ पे, अगर कैफे बढ़िया बना हुआ है तो कैफे में खाना खाएँगे वो। तो दे वांट टू डाइल्यूट, ये हो सकता है पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस का भी दबाव हो या पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट का भी दबाव हो, डेमोक्रेसी का अपना भी कंपल्सन होता है। लेकिन मेन स्ट्रीम हिंदुत्व ने उसको छोड़ा है, उस मोबिलाइजेशनल जो जो थ्रेड था, उसको छोड़ा है और एक उसका जो समाहारी स्वरूप है, जिसमें कि मॉडर्न समाहारिता है, जैसे जैसे टूरिज्म का सेंटर, तो एक मॉडर्न समाहार है। आप आधुनिक ढंग से लोगों को जोड़ रहे हैं। दूसरा है तीर्थ, एक ट्रेडिशनल समाहार है कि भाई तीर्थ में हर आदमी जाना चाहता है, तो तीर्थ में सब लोग जाएंगे। तो तीर्थ तो हिंदू का ही होता था, मुस्लिम का तीर्थ नहीं होता है। लेकिन तीर्थ भी है, तीर्थ में हिंदूज जाएंगे। मुझे मोड़ है वो इमर्ज कर रही है, और ये इसलिए भी हो रही है कि डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड द पार्टी का जो इंटरफेस है वो भी बहुत सी चीजें बदलती हैं, और उसके कारण ये चीजें भी बदल रही। एक तो ये मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया। जो दूसरा है जो आपने कहा कि सिर्फ मोबिलाइज कर रही हैं और कोई कंस्ट्रक्टिव को मोबिलिटी नहीं दे पा रही हैं, ये तो देखिए ये पूरे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है। यानी भाई संघ क्या करेगी, संघ तो पावर में है नहीं, वो सरकार चला नहीं रही है। सरकार तो बीजेपी को चलाना है या कांग्रेस को चलाना है या किसी और को चलाना है, तो वो तो काम करेगी अंडर द कंपल्सन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जिसमें कि विनेबिलिटी, जिसमें कि पैसा, जिसमें संपदा, जिसमें कि धन, जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहां पर आप बहुत चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मोबिलिटी जब मिलेगी कम्युनिटी को, जो मिलनी शुरू हो, अगर मान लीजिए हर गांव वो एक डोमिनेंट कम्युनिटीज के साथ एक उसी तरह के संवाद का जीवन, जैसे जैसे होता था ना कि भाई दलित पावर हो जाएंगे तो उनको सामाजिक वो मिल जाएगी, वो तो हुआ, काफी कुछ हुआ। लेकिन स्वीकार किसको करना है, स्वीकार करना है अदर्स को। तो अदर का जो यहाँ पर फिर गांधीयन फ्रेम में आ जाता है कि अदर का दिल परिवर्तित होना चाहिए, जो डोमिनेंट सेक्शन है उसका दिल बदलना चाहिए। तो अगर संघ का मूवमेंट उनके दिल को बदल देता है अगर, तो ये बहुत बड़ा आप समझिए सोशल चेंज होगा। और ये अब आप लोग, मुझे लगता है ये हम लोगों को एक स्टडी ग्रुप बना के इसको स्टडी करना चाहिए कि कितना दूर तक संघ इस तरह के समरसता मूवमेंट को फैला पाने में सफल हो पा रहा है। क्योंकि देखिए हमें यही लगता है कि हम बार बार ये मानते हैं, हमारी जो प्रताप भानु मेहता वगैरह से सवाल पर डिबेट भी रहता है कि मैं मानता हूं कि संघ मूल शक्ति है। बीजेपी जो है एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है, और वो तो संघ एक सोशल मूवमेंट खड़ा कर सकती है, एक कल्चरल मूवमेंट खड़ा कर सकती है। बीजेपी वो नहीं कर सकती है। बीजेपी उस पर अपनी पॉलिटिक्स को फ्रेम कर सकती है। तो जो आज अगर संघ के काम सफल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कंस्ट्रक्टिव जो जो मोबिलिटी देने का काम एक खास अर्थ में हो पाएगा। पावर के शेयर के मामले में संघ भी बेबस होगा। मुझे नहीं लगता संघ पावर का शेयर इंश्योर कर सकता है वो कम्युनिटी को। लेकिन सोशल डिग्निटी जरूर संघ के मूवमेंट से बन सकती है, आस है। और मुझे लगता है कि संघ उस दिशा में काम कर रही है, और उसको स्टडी किया जाना चाहिए, बार बार रिव्यू किया जाना चाहिए। समझा?
तो जी सर, वो तो बात है, क्योंकि जहाँ तक अंबेडकर की बात करते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो एबीवीपी ने शुरुआत की थी अपने स्टूडेंट कैंपस पॉलिटिक्स में 80 के दशक में, 70 के दशक में, वो वहाँ से चल के वो जर्नी यहाँ तक आई है। लेकिन वी वेट इसमें ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है, क्योंकि एक एकेडमिक स्टडी एक खास तरीके के आइडियोलॉजिकल प्रिज्म से ही होती रही है। लेकिन वी होप कि इसमें और ज़्यादा स्टडीज आगे आएंगी, एंड वी आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर अपकमिंग बुक प्रोफेसर, The Republic of Hindutva. So I think that will create lots of debate in the society as to what is exactly happening. Because this kind of articles which we read in the newspapers, in academia, that RSS, fascism, BJP, I don't think that is true. There is not much truth in those kind of narratives. But thank you, Professor, for giving your time to us. I'm pretty sure Thank that you. audience would have listened to some new perspective, learned something, and they will definitely follow it up. So thank you, Professor. Thank you, Abhinav. Thank you for inviting me in your show, and we will certainly continue this kind of interaction. Yes, Thank you we so are much. looking forward to it, and you definitely have to discuss your book with me once it's out. Thank you. So, Thank you, Abhinav. thank you Thank you again so much. for listening to Thank us. you. Namaskar.